स्वागत है आपका अपने ड्रीम आईएएस इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम लोग पहले कुछ 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, जिसमें हम लोगों ने ठीक तरीके से यह समझा था कि किस तरीके से भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और टूट करके वह आज के अक्षांशीय और देशांतरी भागों के बीच में पहुंचा, किस तरीके से उसका नामकरण हुआ, आज भारत कैसे बना और वह कहाँ उपमहाद्वीप में अवस्थित है। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में गए। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऊपर की तरफ ग्रेटर हिमालय, हिमालय में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अवस्थित हैं। वही मध्य में उत्तर गंगा का मैदान या विशाल मैदान, जिसमें सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान ठीक तरीके से कवर किया। उसी के बाद हम लोग आगे बढ़े, जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार देखा, जिसमें अरावली, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तमिलनाडु का पठार और तेलंगाना का पठार, वही पूर्व में मेघालय का पठार, इस तरीके से पठारी भूमि को कवर किया। उसके बाद तटीय मैदान और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी उसमें देखा। उसी के साथ द्वीपीय प्रदेश, जिसमें अंडमान और लक्षद्वीप को भी हमने देखा। ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तीसरे चैप्टर पे हम लोग गए, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, इसमें हम लोगों ने नदियों का किस तरीके से प्रवाहित होते हैं, अपवाह तंत्र क्या होता है, नदी का रेखीय स्वरूप क्या कहलाता है, नदियों का जाल, अपवाह प्रतिरूप, सारी चीजों को समझा। उसी में किस तरीके से वाटर शेड एरिया क्या है, वाटर कैप्चरिंग एरिया क्या है, रिवर पायरेसी, रिवर कैप्चरिंग, ये सारी चीजें समझी। इसी में आगे बढ़ते हुए अपवाह तंत्र सिस्टम, फिर नदियों के बारे में, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिसको 2 पार्ट में देखा, सिंधु नदी सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसको हिमालय से निकलने वाली नदियां देखी। ये अपवाह तंत्र तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 4th चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया मृदा, सॉइल। इसमें हम लोगों ने सॉइल शब्द को अच्छे से समझा, उसकी सॉइल परिच्छेदिका क्या होती है, सॉइल बनाने वाले या उसकी विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कैसे मिट्टी बनती है और मृदाओं का वर्गीकरण, किस किस टाइप की मृदाएं हो सकती हैं, भारतीय मृदा की समस्याएं और उन समस्याओं का निदान। कुछ इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5वां चैप्टर, जलवायु। या क्लाइमेट। जलवायु चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। यहां सबसे पहले भारत की जलवायु। भारत की जलवायु यह स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक पीछे आपने जो भी पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट रहा हो, कुछ चीजें समझ ना आई हो, वह आप पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके का आप रिवाइज कर रहे हैं, उसमें आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई मैंने फैक्ट गलत बोला है, तो वो आप उसे सही करेंगे और हमसे पूछेंगे, हमें भी बताएंगे। ठीक, आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं भारत की जलवायु। सबसे पहले यहां हम लोग देखें जलवायु, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है,
सबसे पहले जलवायु भी समझे तो क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, जल प्लस वायु। अब जल और वायु को मिला करके ये इतना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारा पूरा सिस्टम समझ में आता है। जलवायु, इसमें क्या है, जल चक्र और वायु चक्र। जल चक्र और वायु चक्र मिल करके एक पूरी प्रोसेस तैयार करते हैं जो जलवायु कहलाता है। यह इसका जैसे किस तरीके से वायु पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है और वह कितनी नमी लेकर के आ रही है, और पहले जैसे हम लोग देखे शाब्दिक अर्थ में कि यहाँ कहीं लो प्रेशर है, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठी, और यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ से हवाएं इधर इधर दोनों तरफ गई, नीचे आई, यहाँ फिर हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। आगे ये शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद में जब यह आए, हवाएं चल रही है, तो यह वायु चक्र कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में नमी है, इसी के साथ में वाष्प के रूप में नमी जा रही है, वह जाती है ऊपर। ऊपर बढ़ने पर तापमान कम होता है, तापमान कम होने पर उसमें संवहन होता है, और संवहन की क्रिया के द्वारा संवहनीय टाइप की वर्षा होती है। यह जल चक्र और वायु चक्र मिलकर शब्द के अनुसार जलवायु का मतलब समझाते हैं। इसी में जल चक्र और वायु चक्र ये शाब्दिक अर्थ हुआ, जबकि एक्चुअल असल मतलब इसका लंबे समय अंतराल तक मौसम संबंधी गतिविधियां किसी क्षेत्र की लंबे समय अंतराल की मौसम संबंधी गतिविधियां गतिविधि या स्थिति, मौसम संबंधी गतिविधि या स्थिति क्या कहलाएगी, जलवायु। सॉरी, किसी क्षेत्र या स्थलखंड, जैसे यह क्षेत्र हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं भारत, तो भारत की लंबे समय अंतराल तक की बनी हुई मौसम संबंधी गतिविधि जो भी स्थिति है वह जलवायु कहलाएगी। कैसे, अब यहाँ एक शब्द और आया, मौसम। मौसम क्या है, जैसे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, यह जुलाई चल रही है, जुलाई माह में गर्मी पड़ती है, और ऐसा हमें 20-25 साल से या 50 साल से कुछ इसी तरीके से जुलाई माह में गर्मी आती है। उसके बाद जब दिसंबर आता है तब यहाँ शीत ऋतु होती है, वही जब आगे बढ़ेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनमें बारिश होती है, वही बसंत आता है। 4 तरीके की ऋतुएं होती हैं। ऋतु संबंधी परिवर्तन मौसम है, ऋतु संबंधी परिवर्तन मौसम है। फिलहाल के लिए अभी मौसम इतना ही समझेंगे। ऋतुओं से संबंधित जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे एक साल में 4 महीने 5 महीने गर्मी के हैं, 4 महीने बरसात के हैं, 4 महीने कुछ ठंडी के लिए हैं, और 4 महीने बसंत या पतझड़ के मौसम है। ये मौसम हुआ। यही मौसम करीब लंबे समय तक 20-25 या 50 वर्ष तक लगातार बना रहे तो वह क्या कहलाएगा, जलवायु। जैसे 2025 में जुलाई में गर्मी पड़ रही है, 2026 में भी जुलाई में गर्मी ही पड़ेगी, यह क्या कहलाएगा, जलवायु। भारत की जलवायु कुछ ऐसी है जहां जुलाई माह में गर्मी पड़ती है। अब मौसम बदलने का बदल भी सकता है।
अब इसमें परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। यही हम लोग बेसिकली बार बार टर्म करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु बदल रही है, जिससे हमें आगे समस्याएं उत्पन्न होंगी। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सागर का जल स्तर बढ़ रहा है। यही बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती हैं। तो अब समझ में आया होगा जलवायु क्या है। अब जैसे जलवायु बदलने का क्या है, जहां 4 महीने ग्रीष्म ऋतु थी, वहीं अब यह 6 महीने या 8 महीने होने लगी और लगातार यह लंबे समय तक बनी रहेगी कि 2024 में 8 महीने गर्मी पड़ी, 2025 में भी पड़ेगी, आगे भी ऐसे से पड़ती जाएगी। लंबे समय अंतराल तक जो भी परिवर्तन हो जाएगा वह जलवायु परिवर्तन। तो मौसम आपको अभी मौसम को फिर से बताएंगे। ये आपको समझ आया सीधा सीधा जलवायु। जलवायु क्या है? मौसम शब्द को देखें, यहां मौसम शब्द आगे समझेंगे। मौसम शब्द ऋतुओं से संबंधित, हवाओं का ऋतु अनुसार चलना, यही देख लो। आगे फिर आएगा तब फिर बताएंगे मौसम क्या है। हवाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन या ऋतुक्रमण। जैसे यहां ये कुछ हम ऐसे रफली ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये मान लिया भारत है, तो एक समय जब ग्रीष्म ऋतु है तब हवाएं इधर से इधर की तरफ जा रही हैं। कुछ इस तरीके से हवाएं चल रही हैं। वही जब शीत ऋतु आए, यहाँ ग्रीष्म है, समय का एकदम से ध्यान जरूर रखेंगे। वही जब ये वही जब शीत ऋतु आई, शीत ऋतु में तो हवाएं ऊपर से कुछ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इस तरीके से प्रवाहित हुई। ये परिवर्तन ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। जब ये ग्रीष्म ऋतु में थी तो नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट से चल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही थी। वहीं जब शीत ऋतु आई तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट से चल करके साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। यह परिवर्तन मौसम के अनुसार, यह परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। यह शब्द फिर से अभी आगे आएगा, तब हम लोग समझेंगे मौसम। यहां हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब भारत की जलवायु कैसी है? कैसी है?
कह देंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत की जैसे जलवायु मैंने समझ लिया, जल और वायु का चक्रण होगा, जिसमें वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से बहती है, उसी के साथ में जल चक्र भी कंप्लीट होता है। महासागरों से जल आता है पृथ्वी पर और पहाड़ों पर बारिश करता है, फिर बारिश होकर के नदियों के द्वारा या हमारे शहर के द्वारा फूंक करके और हमें अच्छा जल प्राप्त कराते हुए फिर से वह सागर में पहुंच जाता है। फिर सागर से ऐसे जल चक्र कंप्लीट होता है। वही हवाएं जब एक समय में जहां लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर से ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर जाकर के जब वो ठंडी होती हैं तो फैल इधर उधर जाती हैं। हाई प्रेशर ऊपर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं, फिर नीचे हाई प्रेशर की तरफ नीचे आ जाती हैं। कुछ इस तरीके से वायु का चक्रण होता है। यह चक्रण साथ में यह मौसम संबंधी गतिविधि जो लंबे समय अंतराल तक बनी हुई है वह जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय हम किसे कहते हैं? एक ग्लोब जब यह आप भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री ऊपर में यह स्थित है। 23.5 डिग्री बड़े आराम से ये टॉपिक समझने वाला है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी करने से ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा क्लाइमेट, पूरी क्लाइमेटोलॉजी, पूरा सब्जेक्ट को ही समझना पड़ेगा, तभी आपको भारत की जलवायु और भारत का क्लाइमेट समझ आएगा। आप अकेले भारत की जलवायु निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हवाएं जो है पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। जल मंडल जो भी है वह भी पूरी तरीके से किसी भी महासागर का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वह कहीं भी जाकर के वर्षा करता है। यह आपको बड़े आराम से धीरे धीरे एक एक करके समझना है। जैसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या बोले? अब यह क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, 23.5 डिग्री साउथ या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यह वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन भारत क्या है? भारत तो कुछ इस तरीके से स्थित है। भारत यहां बीच से कर्क रेखा से निकलती है। कर्क रेखा आप भी कुछ ऐसे ही एक बार में पूरा ड्रॉ करना सीख लेंगे। लगभग आपको भारत का मैप बनाना सीख जाना चाहिए। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप बनाना आना ही चाहिए। ये कर्क रेखा बीच से गुजरते, इसके ऊपर में 2/3 क्षेत्रफल तो ऊपर की तरफ है।
भारत का क्षेत्रफल कर्क रेखा से ऊपर है तो यहां शीतोष्ण हो जाना चाहिए था, ये उपोष्ण होना चाहिए था। उपोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में अवस्थित कहा जाना चाहिए था। लेकिन भारत की जलवायु बताते समय, जलवायु एक्सप्लेनेशन देते समय, जैसे कि मैंने बताया, जब मैं बता रहा था कि भारत का भौगोलिक इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैंने बताया था कि भारत की अवस्थिति शीतोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ उष्ण और उपोष्ण समझने के लिए जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वह क्षेत्र ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ इधर हिंदकुश से लेकर के ग्रेटर हिमालय और अराकानियोमा, इन भारतीय उपमहाद्वीपों के लिए ये यहाँ पर कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत बसे हुए हैं। इन पर्वतों के कारण भारत की या भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के लिए जब बोलना होगा तो उपोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे, क्योंकि ऊष्मा का विस्तार कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ तक हो जाएगा। ऊष्मा का निर्धारण कर्क रेखा नहीं करेगी। कैसे? जैसे यहां कहीं सन है, ये छोटी सी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। फिर यहां पृथ्वी कर्क रेखा, साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। फिर छोटी हो जाए, सूर्य से छोटी रहना, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। वही यहाँ कोई एक छोटी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। यह पृथ्वी यहाँ हम लोग देखें, जैसे ये जब पृथ्वी यहाँ है तो सूर्य की किरणें यहाँ भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। जब पृथ्वी यहाँ है तब सूर्य की सीधी किरण भूमध्य रेखा, नामकरण भी कर दे रहे हैं, भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये कर्क, भूमध्य और ये मकर। ये मकर, कर्क, भूमध्य, कर्क, भूमध्य और ये मकर। ये जब आप देख रहे हैं, यहां कुछ स्थिति मान लेते हैं, एक टाइम ले लेते हैं, 1 साल। 21 मार्च का समय है, 21 मार्च का समय है, जिस समय सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। इमेजिन करिए, यहां एक गोला इस तरीके से है, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा। सूर्य यहां कहीं स्थित है, ऊपर इसके सामने। आप एक टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च लेकर के आप इस पे लगाएंगे अगर, तो यहां से कोई लाइट जाएगी, वो सीधा यहां पड़ रही है 21 मार्च को।
वही कंडीशन यहाँ है, जैसे सन की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। अब पृथ्वी क्या है, इस तरफ मूव हुई। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, ये आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा, जिसमें हम लोग ये देखें कि पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आई 21 जून का समय है। अब यहाँ सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी। कर्क रेखा पर अत्यधिक टेम्परेचर होगा। जहां ये सूर्य सीधी किरण पड़ेगी वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा उनके बीच में, कुछ इस तरीके से जैसे